गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पल्ला भाग 8 के पाठ 7 नीम की ईंट नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनपुरी जी। कौन है? रामवृक्ष बेनपुरी जी। बच्चों, यह पाठ रामवृक्ष बेनपुरी जी का एक गद्य गीत है, जिसपे उन्होंने इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमारे देश के नवयुवकों के चरित्र का निर्माण के लिए चुनौती दी है, यानी कि किस तरह से हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, उन बातों का इस गद्य गीत में उन्होंने बताया है। आइए पाठ को शुरू करने से पहले रामवृक्ष बेनपुरी जी का जीवन परिचय देख लें। तो बच्चों, रामवृक्ष बेनपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर नामक एक गांव है, वहां हुआ था 23 दिसंबर 1899 को। इनका जन्म जो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, यानी कि ये ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, और इसीलिए इन्हें, चूंकि इनका गांव जो है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उसका नाम था बेनीपुर, इसलिए इनको बेनपुरी कहा जाता है। बच्चों, ये एक महान विचारक, चिंतक, क्रांतिकारी, साहित्यकार, पत्रकार और संपादक भी रहे। उन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी लेख लिखे हैं, पत्रकारिता भी इनको की है ये, तो इस तरह, और संपादन भी किए हैं। ये गांधी और जयप्रकाश नारायण से प्रभावित थे, यानी कि गांधी जी और जयप्रकाश नारायण इन दोनों के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित थे, और इतना प्रभावित थे कि अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ करके स्वाधीनता के आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि ये गांधी जी और जयप्रकाश नारायण जी से इतना अधिक प्रभावित थी कि अपना अध्ययन जो वो बीच में ही छोड़ करके उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलन के आग में वो कूद पड़े। इनकी शिक्षा जो है ननिहाल में हुई, यानी कि ये ननिहाल में रहते थे, वहीं इनका पढ़ाई लिखाई हुआ, और जब ये मैट्रिक पास कर लिए तो उन्हें ये जो है असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। यानी कि मैट्रिक पास करने के बाद ही ये असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, यानी कि उसमें भाग लेने लगे। इनकी भाषा सरल, सरस और प्रभावशाली थी, यानी कि जो भी इनकी रचना थी वो बहुत ही सरल थी, बहुत ही सरस थी और प्रभावशाली भी थी। सरल यानी कि कोई भी इसे पढ़ करके आसानी से समझ सकता था। सरस अर्थात जो कोई भी उसको पढ़ता था तो पूरे आनंद के साथ पढ़ता था। और प्रभावशाली यानी कि कोई अपनी उनकी जो रचना थी वो व्यक्ति के ऊपर छाप अपनी अवश्य छोड़ती थी। ये इनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था, यानी कि बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के माली थे, और ये पक्के देशभक्त थे। बच्चों, ये पक्के देशभक्त भी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे, यानी कि वो राजनीतिक नहीं थे, यानी कि राजनीति से उनकी कोई लेने देने नहीं थी, लेकिन वो एक राष्ट्र के सच्चे देशभक्त के रूप में जाने जाते हैं। और इसीलिए जब भी वो किसी गोष्ठी में या किसी सम्मेलन में या तो फिर किसी जुलूस में भाग लेते थे तो वहाँ भी बहुत ही इनका असर पड़ता था, यानी कि लोग इससे बहुत प्रभावित होते थे, और इसी समय वो बहुत बार जेल भी उनको जाना पड़ता था, और इस तरह से 8 साल तक वे जेल में रहे हैं। जेल में रह करके भी ये हिंदी साहित्य की जो काव्य रचना थी वो करते थे, और पत्रकार भी रहे हैं, यानी कि जब ये जेल में रहते हैं तो वहाँ पर अपनी रचना भी ये साथ साथ यानी कि काव्य की साधना जो है वो करते रहते थे। ये पत्रकार भी रहे हैं, और युवक समाचार पत्र 1929 में इन्होंने ही निकाला था, यानी कि ये पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए 1929 में इन्होंने एक युवक नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। इनके अंदर राष्ट्रीय की भावना, राष्ट्र के प्रति जो देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, और इन्होंने इसीलिए इतनी ज्यादा इनके अंदर राष्ट्र की भावना थी कि वो इनके लेखों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। और जब इनके लेख लोग पढ़ते थे
तो बहुत से जो मतलब जो अंग्रेज के लोग थे, जो बाहर जो हमारे शासन पे था, वो इनसे बहुत ही कुड़ता था और इस तरह से उन्हें जेल में भी डाल देते थे। लेकिन जब 1942 में अगस्त क्रांति हुई, उस समय जो अगस्त का क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, तो उन्हें हजारीबाग जेल में जाना पड़ा। और जब ये हजारीबाग जेल में गए तो वहाँ इन्होंने जेल में रह करके ही उन्होंने कई रचनाओं को लिखा। यानी कि देशभक्ति की भावना इनके अंदर इस कदर थी कि वो जेल में रह करके भी देश की सेवा करने लगे। यानी किस तरह से देश की सेवा करने लगे, तो काव्य किस माध्यम से, यानी कि काव्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे और इस तरह से वो जेल में रह करके भी राष्ट्र की सेवा वो करते थे। और जब जेल से बाहर निकलते थे तो उनके हाथ में 2-3 पांडुलिपियाँ ऐसी होती थी जो वो लेकर के निकलते थे। यानी पांडुलिपियाँ बच्चों होती है, यानी कि हाथ से जो लिखी हुई रचनाएं होती थी उनको पांडुलिपि बोलते हैं। तो हाथ में वो लेकर के निकलते थे, यानी कि जेल में रह करके भी वे काव्य की रचना करते थे। इनकी रचनाएं हैं पतितों के देश, आम्रपाली, जयप्रकाश, नेत्रदान, सीता की माँ, विजेता, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब आदि। यानी कि ये इनकी रचनाएं हैं और भी बहुत सारे हैं। कौन कौन सी रचनाएं की हैं? पतितों के देश में, आम्रपाली, जयप्रकाश, नेत्रदान, सीता की माँ, विजेता आदि इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, इन्होंने नींव की ईंट में साहित्य की साधना और देश के प्रति त्याग की भावना को दर्शाया है। इनकी मृत्यु हुई 7 सितंबर 1968 को हुई थी। बच्चों, आप लोग का जीवन परिचय समाप्त हुआ। कल मैं आप लोगों को इस लेसन को पढ़ाऊंगी। आप लोग इस लेसन को लेकर के बुक बैठिएगा और साथ में पेंसिल भी जरूर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।